न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं, प्रॉब्लम्स जो वेक्टर कैलकुलस की हैं उनको करते हैं। क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया है, क्या क्या चीज़ें हमारी पास है, फॉर्मूले हैं, बहुत जल्दी से उनको कवर कर लेते हैं, देन हम अपने कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और मान लो इनके बीच का वेक्टर है बी, तो बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन के ऊपर है, और हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ से हमने कुछ वेक्टर डिफाइन कर रखे हैं, वेक्टर आर डिफाइन कर रखा है, वेक्टर ए डिफाइन कर रखा है। तो अगर हमें बी के बारे में लिखना है तो वेक्टर बी जो होगा वो होगा आर माइनस ए। तो ये अब बी चूँकि एक स्ट्रेट लाइन है, एक वेक्टर है, उसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेट है, तो ये एक लाइन की इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में हमसे लिखने कही जाए तो इस तरह से हम एक लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर लाइन। ओके, अब बात करते हैं एक सरफेस की। मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है। अब इस सरफेस पर हम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कहीं भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर इसमें भी इसी तरह से हम लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को, सपोज़ हमारे पास इस तरह से कोई रेफरेंस पॉइंट है, ये है आर, ये है ए, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी आर माइनस ए, जैसा कि पहले है। अब हम इस प्लेन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। प्लेन को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि ये जो प्लेन होगा इसका परपेंडिकुलर, मान लो एन कैप है, यहाँ कोई वेक्टर भी ले सकते हैं, वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और जो भी लाइनें इस पे होंगी, चाहे जैसे भी लाइनें हो, अगर सरफेस पे इस तरह से लाइनें हैं तो वो भी इसके परपेंडिकुलर होंगी। यानी कि आपके पास जो वेक्टर आर माइनस ए है, और अगर हम इसके साथ वेक्टर एन जोड़ दें, मान लो इसके लिए एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, सपोज सम वेक्टर है तो इसको हमने एन कह दिया, तो वेक्टर एन को जोड़ दें तो ये हमेशा जीरो आएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो, अगर वो एक सरफेस है, सरफेस पे जो लाइन है वो हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना ही असल में सरफेस को बताने की कंडीशन है। तो अगर आप कोई सरफेस कह रहे हो तो इसका मतलब वो सरफेस इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो जब भी हम किसी सरफेस के बारे में बात करेंगे तो हम इस तरह की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस को आपने f से रिप्रेजेंट किया, f कोई फंक्शन है और मे बी ये x, y, z के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है वो इसका नॉर्मल होती है, तो इसका नॉर्मल की यूनिट डायरेक्शन है ये n। लेकिन एक चीज़ और है, अगर हम डेल ऑफ f ले लें, जिसे कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ f, तो ग्रेडियंट ऑफ f की डायरेक्शन भी यही होगी, यानी कि डेल ऑफ f जो है उसकी दिशा और जो इस सरफेस का नॉर्मल है उसकी दिशा एक ही होगी। तो इसे हम कहते हैं, एक तरह से ये जो है ये हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात बताता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब वो दिशा बताता है जिस दिशा के अलोंग सबसे ऑप्टिमम तरीके से हम सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज अगर हम सोचें इस बात को, मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है इस तरह से, उसके नीचे एक और सरफेस है इस तरह से, ये है F1, ये है F2। तो जो F1 होगा वो एक डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, डेल ऑफ F1 एक डायरेक्शन को शो कर रहा होगा कि कितने ऑप्टिमम तरीके से हम इस प्लेन नंबर F1 से प्लेन नंबर F2 पर मूव कर सकते हैं। सपोज़ हमने कहा कि अच्छा ये तो एक ऑप्टिमम दिशा है, अगर हम कहें इस दिशा को हम क्या कहेंगे, अगर हम अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस ऑप्टिमम डायरेक्शन की बजाय किसी वेक्टर ए की दिशा में लेना चाहें तो आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल सा है। आप सोचो कि आपने इसका प्रोजेक्शन ले लिया, ए का प्रोजेक्शन ले लिया, मान लो ये एंगल थीटा है, आपने इसका ए का प्रोजेक्शन ले लिया, तो आपको मालूम होगा जब प्रोजेक्शन लेते हैं, जैसे ए कॉस थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो इस कॉस थीटा जो है ये असल में डॉट प्रोडक्ट के साथ आने वाला एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पर एक इक्वेशन लिख सकते हो, डेल ऑफ एफ डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर is equal to, this is the directional derivative, this will be the directional derivative, ये आपका directional derivative होगा। तो किसी कोई, इसे आपने कहा कि जैसे मान लो पहाड़ी है, इस तरह से कोई पहाड़ी है
और आपने यहाँ पर एक प्लेन ऐसे बना दिया इस पहाड़ी का, एक प्लेन ऐसे बना दिया पहाड़ी का, एक प्लेन ऐसे बना दिया पहाड़ी का। हमने कहा ये जो डायरेक्शन है पहाड़ी पे चढ़ने की, ये वाली डायरेक्शन है, इसका फील्ड प्रोजेक्शन भी देख सकते हैं, वो ऑप्टिमम डायरेक्शन है। इस रास्ते से जाओगे तो सबसे तेज़ी से आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन हमने कहा अगर हम इस रास्ते पे जाएं, इस रास्ते से जाना चाहें तो हमारे लिए चेंज का रेट क्या होगा? तो फिर आपने जो दिशा चुनी है उस दिशा का ये जो ऑप्टिमम दिशा है डेल्टा एफ, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए तो आपको ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है कुछ इसके बारे में। बहुत ज़्यादा आपको अब मैथमेटिकल सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपको इसमें वो फिजिक्स का सेंस नहीं लगाना है, नो वरी, आप ये कुछ फार्मूला याद कर लीजिए। धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे आप इनके साथ और फेमिलियर होते जाओगे, डिफरेंट सिचुएशंस में जैसे जैसे आपके सामने आती जाएंगी चीज़ें, आप इनको एब्जॉर्व करते हुए चले जाओगे। ओके, तो ये हमारा पास है। अब हम अपने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। देखो बच्चों, मैंने कुछ 3-4 न्यूमेरिकल आपके लिए यहाँ पर छांटे हैं जो कि मैं अपलोड कर दूंगा ऐप पर जस्ट आफ्टर द लेक्चर। इसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड हो जाएगी। ये जो मैंने देखा है वो ये है कि ये 3-4 तरह के ही क्वेश्चन हैं जो इस पोर्शन से बनते हैं आपके पास, बस यहीं पर। तो अगर कभी टेंजेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन बनेगा, नॉर्मल के ऊपर कोई क्वेश्चन बनेगा, एंगल बिटवीन द नॉर्मल के ऊपर बनेगा, टेंजेंट प्लेन के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, जो कि बनते हैं, नॉर्मली बनते हैं इस यूनिट में, इस पोर्शन पर क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट माने जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजनिंग। तो इस रीजनिंग को आप पकड़ लोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो बजाय डाइवर्जेंस निकालने, कर्ल निकालने के, ग्रेडियंट निकालने के, कई बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते हुए क्वेश्चन को एग्जामिनर जो होते हैं वो इस पोर्शन के क्वेश्चन डाल देते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, टेंजेंट प्लेन के, नॉर्मल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान समझना है। मेरा जहाँ तक अनुभव है इस बारे में वो ये है कि अगर आप ये 3-4 तरह के जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप कर लो तो डाटा चेंज करके आपको आपकी बुक, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो उसमें देखोगे तो इन्हीं से मिलते जुलते कोई क्वेश्चन होंगे। जितना टेढ़े टेढ़े बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको कुछ कराने की कोशिश की है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सम सरफेस है। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है तो कोई सरफेस की बात होगी। और गिवन क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। गिवन है हमारे पास, मान लो कोई सरफेस है, उसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला दिया है 2xy प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है इस सरफेस का एट पॉइंट, आपको एट पॉइंट कौन सा है? 1 - 1 1, एट पॉइंट 1 - 1 1। ये तो हो गया। ये जो आएगा ये ऑप्टिमम आएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर भी दिया गया है। मान लो हम a कह दें, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a = i + 2j + 2k, i कैप + 2j + 2k। देखो भाई, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन। अगर हम इसको जरा समझने का प्रयास करें, जैसे हमारे पास एक सरफेस है, जस्ट इसको हम ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये सरफेस है, इसमें x, y, z की वैल्यू चेंज होती है, तो ये सरफेस हमारा बनता है। अब मैंने इसको ट्रेस नहीं किया है, जस्ट मे बी इस तरह का प्लेन सरफेस बने ना बने, फिलहाल हमने इस तरह का सरफेस माना। अब इस सरफेस पे अलग अलग पॉइंट होंगे। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिसके लिए x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, z की वैल्यू 3 हो सकती है। ऐसे यहाँ कोई पॉइंट होगा जिसके लिए x की वैल्यू 3 होगी, y के लिए 5 होगी, z के लिए कुछ भी हो सकती है 8, ऐसे। तो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट दिस। तो आपने यहाँ पर सोचो, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आपके पास है जिसकी वैल्यू 1 - 1 1। ओके, तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, जब निकालना है, अगर आप क्या करोगे, ये सरफेस है u, आपने जैसे डेल ऑफ u निकाला तो इसका मतलब आपने ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल दिया। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ऑप्टिमम वैल्यू होगी।
या कह लो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे मैक्सिमम मतलब ये वो दिशा होगी सबसे तेज़ी से जहाँ से आप मूव कर सकते हो आगे। लेकिन अगला सवाल ये है कि हम इस दिशा से नहीं, इस दिशा के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हम किसी ऐसी दिशा के बारे में इंटरेस्टेड है जिसको आपने लिखा है I + 2j + 2k, इस दिशा में है। तो इस दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, जैसे ये ऐसा है, सपोज आप सोचो, जस्ट टू विजुलाइज द थिंग। मान लो ये माउंट एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट है आपके पास, तो आपने सुना होगा ना माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। तो अगर थोड़ा सा और इसको खंगालो आप, तो आप पाओगे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का एक निश्चित रास्ता है जिस रास्ते से ही लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। अब ये रास्ता, अब जो कि माउंट एवरेस्ट कोई ऐसा नहीं कि स्मूथ सा कुछ है, बहुत सारी खाइयाँ हैं, दर्रे हैं इसके अंदर, हिंजेस है, यहाँ बहुत कुछ है जो रिस्की है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो समय के साथ साथ लोगों ने इस तरह का एक रास्ता ढूंढ लिया है, और नॉर्मली लोग, जितने भी लोग चढ़ते हैं उतने लोग सब इसी को ही फॉलो करते हैं। अब सोचो, अब एक तरह से अब ये इसमें कई चीज़ें होंगी, रिस्क का भी फैक्टर होगा कि भाई इधर जाओगे रिस्क मिनिमम होगा, जो भी बहुत सारे होंगे, जो भी उन्होंने कुछ ट्रैक बना रखे होंगे, हुक बना रखे होंगे, एनीथिंग। अब कोई कह रहा है कि मान लो ये एक ऑप्टिमम रास्ता है, हमने कहा अगर हम इधर से जाएं इस रास्ते से तो क्या होगा, तो ये तो सबसे अच्छा रास्ता है ना, ये आप कह लो ये ऑप्टिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। जस्ट एक सेंस डेवलप करने के लिए हमने कहा नहीं, हम इस रास्ते से जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इस रास्ते से जाना चाहते हो तो आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो भी हम आपको निकाल के दिखा सकते हैं। तो उसका लिए फॉर्मूला है, तो आपको डेल यू निकालना है, आपको पास यू दिया है, आपको डेल यू निकालना है, और उसके बाद किस पॉइंट पे निकालना है, 1 - 1 1 पे, तो आप वहाँ पर x y z की वैल्यू रख दोगे। उसके बाद जो डेल यू आएगा, ग्रेडियंट ऑफ यू आएगा, उसका इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर के साथ उसको हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें अलोंग दिस वेक्टर लेना है कि एक रास्ता है सबसे अच्छा, एक ने कहा नहीं इधर से जाएं तो इधर से जाओगे तो फिर उस हिसाब से आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा। इसे आप गूगल में नहीं करते हो, ये रास्ता वो बताता है कि सबसे अच्छा रास्ता ये, आपने कहा नहीं इधर से घूम के जाएंगे, तो अब आपने कह दिया तो वो उधर से घूम करके आपको रूट दिखा देगा, रीरूट कर देगा। ऐसा ही कुछ इस तरह का आप एक सेंस डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर ये सारी डिस्कशन आपको कुछ कायदे की समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। आप जस्ट सिर्फ कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स करने हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, आपको लिखना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो आप लिखोगे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u इज व्हाट, डेल ऑफ u। और कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। और यहाँ कोई डॉट प्रोडक्ट, यहाँ डॉट या क्रॉस नहीं लगेगा क्योंकि u इज जस्ट अ फंक्शन। यहाँ कहीं आई कैप जे कैप नहीं, ये कोई वेक्टर नहीं है, ये जस्ट एक सरफेस का एक एक्सप्रेशन है। यानी आपके पास 2xy + z² रहेगा। यहाँ आपको कोई भी डॉट प्रोडक्ट नहीं लेना, यहाँ पे ब्लंडर होती है। अब क्या होगा, ये पूरे का पूरा फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेट होगा, यानी आपके पास लिखा जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस होल थिंग। डॉट प्रोडक्ट होता तब कुछ आई से आई डॉट का होता, तो ये हो गया डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस होल थिंग, फिर हो जाएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस होल थिंग, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो ये जाएगा x यहाँ पे अप्लाई होगा, सिर्फ 2y होगा जो कि x का z के साथ डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, तो i कैप हो जाएगा। y का इसके साथ होगा तो सिर्फ 2x आएगा, j कैप क्योंकि ये 0 हो जाएगा, z के साथ क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 2z k कैप आएगा। लेकिन एट 1 - 1 पे अगर देखोगे ये हो जाएगा 2y यानी कि -2, y इज -1, तो 2y i कैप, दिस इज 2 j cap, this is 2 k cap। ओके, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो ऑप्टिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2i 2j + 2k। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं
कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम डायरेक्शनल, ऑप्टिमम में भी यूज कर सकते हैं वर्ड। सबसे उपयुक्त डायरेक्शनल डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे उपयुक्त रास्ता कौन सा है जो इस सरफेस से अगले चरण पे जाने के लिए आपके लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये है, ये वो दिशा है। अब देखो ये दिशा दिखा रही है कि आप 2i ij इस रास्ते से जाओ। जब आप इसको ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, जो वेक्टर बताएगा कि जहाँ खड़े हो वहाँ से इस दिशा में जाओ। ये जो वेक्टर बना है इस दिशा में जाओगे तो आपको सबसे सही, सबसे ऑप्टिमम तरीके से आप आगे बढ़ोगे। लेकिन और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने की बात आए तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो 4 3 12, 12 हो जाएगा √12। √12 मतलब कितना हो जाएगा? 2√3। तो ये मेरे मतलब जस्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू निकाली है ये जिस सरफेस पे आप खड़े हो उससे आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शनल जो डायरेक्शन शो हो रहा है वो इस वेक्टर से शो होगा। लेकिन हमसे कहा गया है कि नहीं भाई, हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि जो रास्ता आप बता रहे हैं उसमें नहीं, हमने एक अपना रास्ता चुन रखा है। अगर हम इस दिशा से जाएं तो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना होगा? तो आपको पहले तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो आप लिखोगे द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए इज ए कैप इज वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ये तो सब जानते होंगे आप लोग कि जो वेक्टर होता है, मान लो कोई वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो गया i प्लस 2j प्लस 2k अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 1 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 19, तो हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। ओके, सो आपको a डॉट मिल गया है। अब एज पर द क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग दिस डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेल ऑफ u डॉट a कैप। याद रखो बच्चों, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, दिशा के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। गलतियां यहाँ पर यही हो जाती है कि हम सीधे इस वेक्टर को ही उठा करके वहाँ रख देते हैं, जबकि लॉजिक वही है, क्योंकि यहाँ मामला डायरेक्शन का है। मैंने आपको कहा ये दिशा जाओ, ये वेक्टर है जो सबसे सही तरीका है यहाँ से आगे सबसे अच्छे तरीके से बढ़ने का। आपने कहा नहीं हमें यहाँ जाना है, तो जो आपकी दिशा है और जो मेरी दिशा है, तो मैं आपको बताऊँगा अगर इस पर जाओगे तो आपको क्या आपका लेंथ पड़ेगा या क्या मैग्नीट्यूड होगा, वो आपको बताने वाली चीज़ यहाँ पर है। तो अब आपके पास इसका प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, इधर प्रोडक्ट होना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप मल्टीप्लाइड बाई डॉट प्रोडक्ट बाई i प्लस 2j प्लस 2k, दिस गाय, इसको हम कर रहे हैं यूज, डिवाइडेड बाई 3। या देखें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो आपका i डॉट i 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा -2 i डॉट i 1 प्लस, अब देखो यहाँ प्लस 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4, और j डॉट j 1, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 4 डॉट 1, और 3 ऐसे रहेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 4 4 8, 8 माइनस 6, 6 बटा 3। ठीक है, तो ठीक है ना, 4 4 8 माइनस 2, 6 बटा 3, यानी कि ये आ जाएगा 2। तो दिस विल बी द 2, ये आपका 2 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड जो है डेल डॉट u डॉट a कैप जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको 2 आपका मिल जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज़ समथिंग जो कि पूछ सकते हैं और पूछते हैं आपसे जब भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, तो इस तरह से आपसे पूछते हैं। चलें, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप इसको बार बार रिकैप कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, कमेंट में आप कर सकते हैं, या आप अगर ऐप डाउनलोड कर रहे हैं मेरा, तो उस ऐप में आपको एक चैट ऑप्शन मिलता है जहां आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हम वहां पर भी आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है?
ओके सो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ऑब्टेन द एंगल बिटवीन सर्फेसेस। वी हैव अ सर्फेसेस एंड वी नीड टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस। सपोज ऐसा कुछ है, मान लो हमारे पास एक सरफेस है, जस्ट सोचें आप इस तरह से हमारे पास एक सरफेस है, रुक जाओ ऐसे सोचते हैं, ऐसे हमारे पास एक सरफेस है, दिस इज प्लेन सरफेस सपोज, एंड वी हैव अनदर सरफेस। कैसे बनाए, है ना, इस तरह का, ये इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। आई होप ये सही से बना ले गए हम। So it is like the two surfaces are just crossing each other। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इन दो सरफेसेस के बीच में, ये एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये तो ये जो एंगल बन रहा है ये ऐसा कुछ है, एक सरफेस ऐसे है, एक सरफेस ऐसे, जैसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा। तो सरफेसेस के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, और जब हम इसको सरफेसेस के टर्म में सोचते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सरफेस एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, दो तरह के वेरिएबल वहाँ पर होते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसका कितना अच्छा तरीका निकाला गया है कि ऐसा करो, जैसे तुमने एक सरफेस लिया इस तरह का, सॉरी ये हो गया, तो इसका एक नॉर्मल ले लो, इसका नॉर्मल मान लो n1 है, और एक दूसरा सरफेस जो इसको कट कर रहा है इस तरह से, जैसे इसको ऐसे कट कर रहा है यहाँ पर, तो इसके भी सरफेस का एक नॉर्मल होगा, मान लो n2 है। तो चूंकि ये दोनों सरफेस एक दूसरे किसी एंगल पे कट कर रहे हैं, तो इनके नॉर्मल भी किसी एंगल पर एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट लाइन, सरफेस तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो नॉर्मल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसमें दिशा होगी ना, वो एक दिशा दिखा रहा होगा। तो नॉर्मल जो होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन को शो करता है। तो नॉर्मल की शर्त, जो कि नॉर्मल कह रहे हो, इसका मतलब नॉर्मल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन चूंकि सरफेसेस एक दूसरे के साथ किसी एंगल पर हैं, तो उनके नॉर्मल भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो जब भी हम सरफेसेस के बीच का एंगल निकालने की बात करेंगे, तो जनरली हम क्या करेंगे, हम उनके पहले नॉर्मल निकालेंगे, फिर उन नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालेंगे, और नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है। और सामान्य रूप से अगर हमारे पास एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, तो जैसे आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, एंड इमीडिएटली हम अगर थीटा को निकालना चाहें तो हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स डिवाइडेड बाय ए बी कर देंगे, वी विल गेट द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। सो हमारा ट्रैक क्या है, हमारा अटैक का लाइनिंग क्या है, हम कैसे इस प्रॉब्लम की तरफ अपना रणनीति बनाएंगे। हमें सरफेस दिए गए हैं, तो सरफेस के नॉर्मल निकालने होंगे। सरफेस के नॉर्मल निकालने के बाद उन नॉर्मल्स जो कि वेक्टर के फॉर्म में आएंगे, उनको इस फॉर्मूले में रख देंगे, cos थीटा इज द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, वी विल गेट द थीटा। इस पूरी रणनीति में एक हमारे सामने सवाल ये आता है कि आखिर किसी सरफेस का नॉर्मल कैसे निकाला जाए। सरफेस तो दी गई है, उसका परपेंडिकुलर कैसे निकालें। तो अगेन मैंने अभी बताया है कि किसी सरफेस का जैसे सरफेस f है, अगर आप उसका डेल f निकाल लेते हो, ग्रेडियंट ऑफ दैट सरफेस निकालते हो, तो वो जो दिशा होती है असल में वो दिशा उसके परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल की दिशा के समानांतर होती है। तो अगर आपने इस वेक्टर f का इस सरफेस f का ग्रेडियंट ले लिया, तो आपने जो वेक्टर आइडेंटिफाई किया वो वेक्टर असल में उस सरफेस की नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मल के ही पैरेलल होगा, तो हम एज अ नॉर्मल उसको डील कर सकते हैं। पैरेलल लाइन से दो पैरेलल लाइन है, ये भी दिशा है, आपने डेल एफ निकाली और ये दिशा नॉर्मल है, तो इसको तो हम सीधे नहीं निकाल सकते, लेकिन चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो हम इसी को ही यूज कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब समझो, अब लाइन ऑफ एक्शन क्या है। हमारे पास सरफेस है F1 है, हमारे पास सरफेस है F2 है। हम F1 का डेल F निकालेंगे, तो ये असल में आ जाएगा इसका नॉर्मल N1। हम इसका डेल F2 निकालेंगे, ये हो जाएगा नॉर्मल N2। और चूंकि ये डेल आ चुका है ना, तो ये नॉर्मल जो होंगी ये वेक्टर क्वांटिटी होंगी। द मोमेंट हमें N1 N2 मिलेंगे, तो हम तुरंत ही N1 डॉट N2
डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 n2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से इनके बीच का एंगल निकालेंगे और इन नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वही इन सरफेसेस के बीच का भी एंगल होगा। ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर अपनी एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। तो चलें इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 9। इट इज़ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। सपोज एक सरफेस है फाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 इज़ नंबर, तो ग्रेडियंट वगैरह में उसका कोई रोल होगा नहीं, और ये हो गया। और उसी तरह से साइड 2 जो है वो क्या है, दूसरी सरफेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। तो दूसरी सरफेस है हमारे पास जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। तो आप इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सरफेस ऐसे दी गई जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। तो आप इसको इधर लाओ, 3 हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, जेड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 3। इस तरह की हमारी सरफेस है। कोई दिक्कत नहीं, 9 को इधर लाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ इतना दिखा रहा है कि ये जो सबका सम जो है वो कोई कांस्टेंट के बराबर है, जो कि सरफेस का नेचर है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो और इनके बीच का एंगल निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, डेल फाई 1, यानी कि आपके पास होगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप दिस, और यहाँ आप लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बस 9 उधर लाने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव लोगे तो 0 हो ही जाएगा, कांस्टेंट है। तो ये जब इस पर अप्लाई करोगे, ये डेल बाई डेल एक्स पूरे पे अप्लाई होगा, लेकिन मिलेगा हमें केवल 2x आई कैप, क्योंकि ये d बाई डी एक्स जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो केवल इसी का 2x आएगा। क्योंकि y है, यहाँ फंक्शन x है तो 0 हो जाएगा। यहाँ z है, यहाँ आप वेरिएशन x के साथ देख रहे हो, और पार्शियल है। पार्शियल में मैंने बताया था आपको कि हम अगर x के साथ देख रहे हैं तो केवल x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x, ऐसे ही हो जाएगा 2y j 2z k। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, ये हमारे पास डेल फाई 1 आ गया। तो ये जो असल में आया है ये n1 है। n1 मतलब क्योंकि ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है सरफेस का, वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास n1 आ गया। ऐसे ही अगर हमारे पास साइड 2 की बात करें, साइड 2 दिया गया है तो आप लिखोगे डेल ग्रेडियंट ऑफ साइड 2 इज़, अगर मैं सीधे इसको सीधे डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल जेड करें तो ये आपके पास होगा 2 टाइम एक्स आई कैप 2 टाइम वाई जे कैप। और जब आप डेल बाई डेल जेड करोगे तो यहाँ चूंकि स्क्वायर तो है नहीं, तो सिर्फ 1 रहेगा, तो आ जाएगा -1 के कैप। अगर आपको लग रहा है कुछ स्टेप्स मैंने ऐसे कर दिए हैं जो आपको नहीं आते, मेरी सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा इसको अपने इसी फॉर्मूले से रीजनिंग के थ्रू इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। ओके, थोड़ा सा समझो, प्रयास करोगे, देन यू विल फाइंड। सो ये हो जाएगा n2। तो n2 हो गया 2x आई कैप 2y जे कैप माइनस के कैप 10। तो n1 की वैल्यू 2x दिस है, और n2 की वैल्यू यहाँ से आपको निकली। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट की बात भी कर सकते हैं कि ये सारा कुछ हमें पॉइंट 2√1 पे कैलकुलेट करना है। तो आपको ऐसे लिखना है एट 2 - 1 1 n1 वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस -2 जे कैप, क्योंकि y की वैल्यू आपको -1 रखनी है, और 2z यानी कि 2 टाइम के कैप, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड ऑफ n1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √16 प्लस 4 प्लस 4, हो जाएगा 16 4 20 24, ये आ जाएगा। और n2 कितना हो जाएगा, वेक्टर n2 जो हो जाएगा उसमें 2 रखोगे तो जाएगा 4 आई कैप और -2 जे कैप, और यहाँ पर माइनस तो रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा
4 चौक 16, 4 4, ना सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये 1 रहेगा क्योंकि यहाँ 4 चौक 16 हो गया, 4 हुआ 1 हुआ, तो 16 4 20, 1 21, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो cos थीटा आपका होना है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर कितने हैं, ये वेक्टर है 4i माइनस 2j डॉट 4i माइनस 2j के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 24 अंडर रूट 21। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 4 माइनस 2 बटे अंडर रूट 24 अंडर रूट 21। अभी कितना हो गया, 16 4 20 माइनस 2 18 बटे अब 2 रूट 6 और अंडर रूट 21। अभी सब सॉल्व कर लेना सब। अब यहाँ पे जाओगे तो ये 9 आएगा और फिर 9 को अंडर रूट 3 3 टाइम फिर 3 से कटेगा 2 आएगा और उस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, यहीं पे आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हमने और फिर जो आएगा आंसर उसको हम cos थीटा बराबर वो आपका आंसर आएगा। तो थीटा बराबर आपके पास cos इनवर्स दिस आ जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। ओके, तो इस तरह से हम दो सरफेसेस, अगर हमारे पास दो सरफेसेस दी गई हैं तो उन दो सरफेसेस के बीच में जो एंगल है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सरफेसेस के बीच का एंगल अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में, और ये जो होता है ये अच्छा क्वेश्चन होता है। इसको हम अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। अच्छा, ओके, चलिए फिर दो क्वेश्चन और हैं, उनको हम आगे करेंगे। इसमें एक हम टेंजेंट प्लेन के बारे में बात करेंगे और फिर एक चीज़ और हम बात करेंगे जिसमें कि हम ये कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव देना है और एक वेक्टर के लिए पॉइंट देंगे, उनके बीच में उनके साथ उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकालना है, ऑप्टिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना होगा वो निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो ये दो अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं। दो और क्वेश्चन करेंगे जिसमें टेंजेंट प्लेन की बात करेंगे। अगर पॉइंट दिए गए हैं तो पहले पॉइंट से वेक्टर फाइंड करेंगे, वेक्टर से यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर से फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर एक ऑप्टिमम वैल्यू को भी हम वहाँ पर ढूंढ के निकालेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो ये जो अगले दो क्वेश्चन होंगे दे आर इन द कैटेगरी ऑफ टफ क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैटेगरी में मैं इसको रखूँगा। जो आने वाले समय में दो क्वेश्चन है तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं अगली क्लास में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।